गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द अव्यय हिंदी सेकेंड चैप्टर नंबर 15। अविकारी शब्द से अभिप्राय है ऐसे शब्द जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न हो। इन शब्दों में लिंग वचन काल पुरुष आदि लिंग वचन काल पुरुष आदि के कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो इन्हें अव्यय कहा जाता है। और इन्हीं शब्दों को हम अव्यय को ही अविकारी भी कहते हैं। अविकारी शब्द का ये अर्थ होता है कि जिनमें विकार न आए, लिंग पुरुष वचन के कारण कोई परिवर्तन न आए। परिवर्तन कैसे नहीं आएगा? जैसे अगर हम लड़का है तो लिंग के आधार पे लड़की कर सकते हैं। अगर लड़का है तो हम वचन के आधार पे बहुत से लड़के कर सकते हैं। काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। और पुरुष के अनुसार है, जैसे वह है वह का उसने हो जाता है। लेकिन जैसे हमने कहा धीरे धीरे, तो इसका हम लिंग वचन पुरुष के आधार पे नहीं कर सकते। धीरे 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 का हम कभी धीरे धीरे या इस टाइप से नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अविकारी। अविकारी के भेद। अविकारी के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यहाँ एक भेद और इन्होंने 5वां दिया है, निपात। यद्यपि निपात इन्हीं थोड़ा सा डिफरेंस है। फिलहाल अविकारी के 4 भेद ही होते हैं। 5वां निपात अलग से इसकी पढ़ाई होती है। पहला है आपका क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। मुकुल धीरे धीरे चल दिया, तो यहाँ जो धीरे धीरे शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण है। फिर इसके बाद है क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के ढंग या रीति का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मुकुल धीरे धीरे चल दिया, बच्चा छत से अचानक गिर पड़ा, सारे फल हाथों हाथ बिक गए। सारे फल हाथों हाथ बिक गए। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है, इन वाक्यों में धीरे धीरे, अचानक, हाथों हाथ क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चल रहा है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीव्र, मधुर, धीरे धीरे, सच, अचानक, ध्यानपूर्वक, अवश्य, धड़ाधड़, एकाएक, अकस्मात, झूठ, शीघ्रतापूर्वक, ये वास्तव, नहीं, हाँ, चुपचाप आदि शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब दूसरा है क्रिया विशेषण के भेद में कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रश्न बना लेते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं या अविकारी शब्द का अर्थ क्या है? तो जिसमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो, अविकारी का अर्थ हो गया। अव्यय किसे कहते हैं? तो जिसमें किसी प्रकार का लिंग वचन पुरुष के कारण ना हो तो उन्हें अव्यय या अविकारी दोनों ही कहते हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? आपके बुक के हिसाब से 5 भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये प्रश्न आपके बनेंगे। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। जिन क्रियाओं के ढंग या रीति का पता चले उन्हें कौन सी क्रिया कहेंगे? क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों की क्रिया से होने या करने के समय का पता चले हम उसे क्या कहेंगे? कालवाचक विशेष क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। फिर यहाँ है कांपा अभी गई है, फिर आखिर बारिश आज होगी। तो यहाँ रोज, अभी, ये शब्द जो हैं, जैसे ये है रोज, अभी,
कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज, कल, परसों, जब, तब, अब, कब, सर्वदा, हमेशा। और अभी, प्रातः, दोपहर। यह है अभी, प्रातः, दोपहर, दिन भर, रात भर, लगातार, प्रतिवर्ष, जीवन भर, घड़ी घड़ी आदि शब्द ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यहाँ भी प्रश्न बनेगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीर हिरन के आर पार निकल गया, हरियाली चारों ओर फैली है, फिर पिताजी अंदर बैठे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आर पार, चारों ओर, अंदर शब्द क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब इसके बाद है भीतर, समीप, दूर, वहाँ, इधर उधर, इस ओर, सामने, आगे पीछे आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन क्रिया शब्दों से क्रिया की माप तौल का मतलब जैसे 3 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, थोड़ा या बहुत, तो ये सभी माप तौल में आते हैं। तो जब ये पता चले कि माप तौल संबंधी मात्रा का हमें ज्ञान हो तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कृष्णा थोड़ा ही खा पाया, तो यहाँ मात्रा बताई गई कि वो बहुत थोड़ा खा पाया। छोटा बच्चा बहुत हंसता है, यहाँ भी मात्रा बताई गई कि बहुत हंसता है। और जितना चाहो उतना खाओ, तो यहाँ उतना खाओ जितना चाहो, ये आपका मात्रा का पता चल रही है। थोड़ा बहुत जितना उतना शब्द क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं। और इस तरह से अतः ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। पर्याप्त, काफ़ी, थोड़ा, कम, खूब, कुछ, अत्यंत, ज़्यादा, अधिक, उतना, कितना, जितना आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। परिमाणवाचक ये सभी क्रिया विशेषण हो गए, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर विशेष शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। तो यहाँ विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर विशेष शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। विशेष देखिए, यह बहुत सुंदर गमला है। गमला क्या हो गया? नाउन। तो ये बहुत सुंदर नाउन को विशेषता बताया, तो यहाँ पर ये विशेषण हो गया। और कौन सा विशेषण? संज्ञा का विशेषण हो गया। जबकि क्रिया अंजलि बहुत सुंदर लिखती है, तो अंजलि कैसे लिख रही है? सुंदर। तो लिखना क्या है? क्रिया। कैसे लिख रही है? सुंदर। तो ये सुंदर क्या हो गया? क्रिया विशेषण। आज तेज बारिश हुई, तो बारिश क्या हुआ? संज्ञा। तेज क्या हुआ? विशेषण। तो ये विशेषण हो गया। राहुल बहुत तेज हंसा, तो कैसे हंसा? तेज हंसा। हंसा की विशेषता तेज है, तो ये हो गया आपका तेज क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर तेज का भी विशेषण है बहुत, तो ये आपका हो गया प्राविशेषण। हम इसे प्राविशेषण कहते हैं या क्रिया विशेषण का विशेषण हो गया। ठीक है। अब संबंध बोधक अव्यय, ये अव्यय शब्द ऐसे होते हैं, यहाँ पर आपका देख लीजिए, अव्यय के नीचे लिखा है हाते हैं, इसको बना लीजिएगा होते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। अब यहाँ पे परिभाषा इन्होंने दिया है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके इन्होंने यहाँ बताया 2 प्रकार होते हैं, सामान्य संबंध बोधक और फिर विभक्ति संबंध बोधक। सामान्य संबंध बोधक में अव्यय विभक्ति रहित होते हैं। जैसे पांडव वर्षों तक जंगल में भटकते रहे, फिर उसका जीवन तो राम भरोसे कट रहा है, तो यहाँ पर कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे
राम खाना खाता है, तो राम में भी यहाँ पर नहीं है संबंध बोधक। विभक्ति बोधक में जैसे मेज के ऊपर, तो यहाँ के ऊपर आया, संबंध बता दिया, घड़ी टंगी है। फिर चूहे के पीछे बिल्ली पड़ी है, तो के पीछे आ गया, तो यहाँ भी बता दिया। विभिन्न संबंध बोधक अव्यय हिंदी में निम्नलिखित संबंध बोधक मुख्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कालवाचक में के पूर्व, के पश्चात, के पहले, के बाद, के उपरांत। स्थानवाचक में के ऊपर, के नीचे, के आगे पीछे, के आगे, के पीछे, के निकट, के पास, के अंदर, के बाहर। फिर के यहाँ स्थानवाचक में है के द्वारा, के जरिए, के सहारे, के बलबूते आदि। विरोध सूचक में है के विपरीत, के उल्टे, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। हेतु सूचक में है के रहित, के सिवा, के अलावा आदि। सहचर सूचक में है के साथ, पूर्वक, सहित, अधीन आदि। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों, ये यहाँ से है, ये दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये सर्वनाम होते हैं, परंतु जब ये क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देख लीजिए, घर के अंदर चलें तो संबंध बता दिया, आओ अंदर चलें तो ये क्रिया विशेषण हो गया। जाने से पहले कुछ खा लो, तो कुछ खा लेना है कब, जाने के पहले, तो संबंध बोधक हो गया। पहले घर जाओ, क्रिया विशेषण हो गया। घर जाओ तो पहले क्रिया विशेषण हो गया। चिड़िया दीवार के ऊपर बैठी है, तो दीवार के ऊपर संबंध बता रही है। अमित ऊपर बैठा है, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। मीन्स क्रिया के पहले अगर शब्द यूज हो रहा है तो वो क्रिया विशेषण होगा, और संज्ञा के बाद अगर शब्द यूज हो रहा है तो वो सीधे संबंध बोधक हो जाएगा। हम ऐसे सरल भाषा में जान सकते हैं। अब ये है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ इन्हें योजक कहा जाता है। हमें ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा संबंध बोधक शब्द होता है वह दो शब्दों को जोड़ता है। संबंध बोधक किसे जोड़ता है? परिभाषा में हमने पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, जबकि समुच्चय बोधक क्या करता है? समुच्चय बोधक दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ता है। संबंध, ध्यान दीजिएगा बच्चों, संबंध बोधक जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम को अन्य शब्दों के साथ जोड़ेगा। संबंध बोधक जो होता है वो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समीर और साहिल, समीर और साहिल सदा साथ चलते हैं। दादी रामायण पढ़ रही है तथा माँ खाना बना रही है, तो यहाँ दो वाक्यों को जोड़ा गया, समीर और तथा तो, और तथा तो शब्द, और तथा तो शब्द। तो यहाँ उपर्युक्त वाक्यों में और तथा तो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब इसके बाद इसकी परिभाषा इन्होंने दिया है। वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ये जोड़ने का काम करते हैं। अब इसके भेद इन्होंने बताया है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? ये है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो समान वाक्यों को एक ही स्थिति के दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ प्रश्न आप बना लीजिएगा कि जो वे यानी दो शब्द या दो वाक्यांश या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द
क्या कहलाते हैं? तो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। फिर आप यहाँ इसमें प्रश्न बना लीजिएगा कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो जोड़ते हैं या बताते हैं क्या कहते हैं? तो संबंध बोधक कहते हैं। अब इसके भेद हम देख लेते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक संयोजक में हो गया, मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया, आप मेज तथा कुर्सियां बाहर रख दो। विकल्प सूचक में हो गया कि चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। फिर विरोधदर्शी तुम चाय या कॉफ़ी ले लो। परिणाम दर्शक में हो गया कि चलो जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। व्याधिकरण में हो गया संकेत बोधक, तो यदि चाहे तो भी, यद्यपि ये संकेत बोधक हैं। तो यहाँ दिया गया है यदि वर्षा ना हुई तो, सेकेंड पेज है ये। तो हम ये देखते हैं यदि वर्षा ना हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। फिर स्वरूप बोधक में है यानी मानो अर्थात स्वरूप बोधक हो गया। मीनाक्षी मुस्कुरा रही है यानी वह मान गई है। उद्देश्य बोधक में है मैं कल उनके घर जाऊंगा जिससे सबसे मिल सकूं। फिर हेतु बोधक है हिरन दौड़ नहीं सका क्योंकि वह घायल था। लास्ट इसमें हम विस्मयादि बोधक देखते हैं। विस्मयादि बोधक अनायास ही हमारे मुख से निकलकर हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं, जो विस्मय, हर्ष, भाव, भय, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है और इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। आह, आहा। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह कितना सुहावना मौसम है, ये विस्मयादि बोधक शब्द है न कि वाक्य। इन वाक्यों में आहा, हाय, छी शब्द विस्मयादि बोधक हैं। हाय मैं तो लुट गया, छी कितने मैले कपड़े हैं, क्योंकि ये चेतावनी, तिरस्कार, संबोधन आदि मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। परिभाषा आप देख लें। वे शब्द जो विस्मय, हर्ष, शोक, ग्लानि, लज्जा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक काव्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक काव्य विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं जो निम्नलिखित हैं। विस्मयादि बोधक में है अरे, है, ओ, ऐ, क्या आदि। हर्ष बोधक में है वाह, आहा, वाह वाह, शाबाश। शोक में है हाय, आह, आहा, हाय, आह, हा, हे भगवान। घृणा में है छी छी, थू थू। तिरस्कार में हट, चुप, धिक। चेतावनी सावधान, होशियार, खबरदार। संबंध बोधक में ठीक, अरे, अजी आदि। अभिवादन में राम राम, प्रणाम, नमस्कार। क्रोध बोधक में है चुप, अबे, जा जा, चल। निवेदन में है जरा, कृपा आदि। अब इसके बाद हम लास्ट पढ़ लेते हैं निपात। तो निपात शब्द विकारी तथा क्रिया विशेषण शब्दों के साथ जोड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। प्रश्न बना लीजिएगा, ऐसे शब्द जो वाक्य में बल लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हम उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, मुझे गुलाब जामुन ही खाने हैं, तो यहाँ बल लग गया वाक्य में, निपात ही है। मयंक भी मेरे साथ गया था, अभी इसको बाद में, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, तो यहाँ निपात का प्रयोग हो गया। रात भर आंधी चलती रही तो निपात है भर। मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए, तो सा यहाँ निपात हो गया। मयंक भी मेरे साथ चला गया था, तो यहाँ पर भी शब्द आया। यहाँ एक अलग से एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, तो ये आपका सिंपल हो गया, कोई निपात नहीं। यह मेरी ही कलम है, अब यहाँ ही लग गया तो आपका ये निपात। तो यहाँ आप याद कर लीजिएगा, ही तो भरे सा भी तक मात्र, ये सभी निपात है। यहाँ निपात में देख लीजिए निपता लगा है, तो ये आपका गलत लिखा है, इसमें ऊपर सही लिखा है, नीचे रेड से गलत है, सुधार लीजिएगा।
बस यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास। ये हमें ज़रूर बताएं कि आज वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम है या नहीं, और कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू क्लास।